अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में विजुअल लिंग्विस्टिक का कोर्स पाक स्टडी 301 का टॉपिक नंबर 6 to 10 तक कवर करने वाले हैं। तो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब लेसन नंबर 6 में बेसिकली बात की जा रही है खिलाफत मूवमेंट की। ये एक रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट थी और इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम्स ने, ताकि वो सपोर्ट कर सके जो सल्तनत उस्मानिया के मुस्लिम्स है जिन पर नॉन मुस्लिम्स का कंट्रोल था, उनकी प्रिवेंटेशंस के लिए स्टार्ट की गई थी, उनके प्रिजर्वेशंस के लिए। अब ये स्टार्ट हुई, ये जो मूवमेंट थी ये 1990 से स्टार्ट होकर 1922 तक गई। इसमें डेमोन्स्ट्रेशंस आए, बॉयकॉट्स किए, मतलब जो ब्रिटिश मुस्लिम्स थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेट्स और इवेंट्स आते हैं इसी के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है 1919 से 1922 का जो टाइम था, वो एक पीक पीरियड था खिलाफत मूवमेंट का, जो कि बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर मार्क किया जाता है। उसके बाद यहाँ बारी आती है आपके पास जुलाई 1999 की। सो जुलाई 1999 में क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुई ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बम्बई में। देन आपके पास आ गया 1999 में नवंबर की एक डेट सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि खिलाफत की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस लीडर जैसे गांधी थे, नेहरू थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन 1919 में दिसंबर में सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी अमृतसर में। उसके बाद 1920 जनवरी में एक डेलीगेशन आई थी, जो कि एम.ए. अंसारी ने और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो थी वो वाइसरॉय को और यूरोप को रिस्पेक्टिवली वो प्रेजेंट की थी। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट इवेंट 1920 मई में। क्या हुआ था कि इसमें नॉन कॉरपोरेशन जो खिलाफत कमेटी के कोलैबोरेशन से कांग्रेस के साथ वो स्टार्ट हो गई थी। लास्टली यहाँ बात की गई दिसंबर 1920 की। इसमें क्या हुआ था कि जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसने नॉन कॉरपोरेशन गवर्नमेंट्स को अप्रूव कर दिया था। फर्दर यहाँ पे कुछ की इवेंट्स और डायमेंशंस की बात की गई है इसी के अंदर। सो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं, जस्ट लाइक कि इसका गोल क्या था। तो बेसिकली इसका गोल ये था कि इन्होंने जो थे सल्तनत उस्मानिया के जो मुस्लिम थे उनको प्रिजर्व करना था, उनकी जो टेरिशियल सॉलिडरी थी टर्की की, उसको मतलब कि उनसे बचाना था, और जो हॉली प्लेस थी मुस्लिम्स की उसको उन्होंने वहाँ से कवर करना था। दूसरी बात ये कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए, मतलब जिसमें बायकॉट किया गया ब्रिटिश गुड्स का, उनके नॉन कॉरपोरेशंस का विद योर गवर्नमेंट, और रिफ्यूज़ल किया गया डिफरेंट किस्म के पार्टिसिपेशन का, जो कि सेलिब्रेशन हो रही थी। उसके बाद आपके पास आता है ये रॉलेट एक्ट 1999। इसमें बेसिकली यह क्या हुआ कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एक गवर्नमेंट स्वीपिंग पावर को, जो कि लीड कर रहा था प्रोटेस्ट को, जिन्ना की रिजाइनेशन को, कि जिन्ना जो है वो रिज़ाइन करते हैं सब चीज़ों से। नेक्स्टली यहाँ बात की गई है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब यहाँ ये अप्रैल 1999 में एक इंसिडेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल डायर थे वो बेसिकली यहाँ पे एक पीसफुल गैदरिंग की गई थी, जिसमें एक जनरल डायर फायरिंग हुई थी अमृतसर में। नेक्स्टली बात की गई है यहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने रिटर्न कर दिए अपने टाइटल्स, बायकॉट कर दिए डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशंस का मुस्लिम्स ने, और अपनी जॉब से रेजिग्नेशंस भी देना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट आता है आपके पास हिजरत मूवमेंट के बारे में बात की गई। तो हिजरत मूवमेंट में क्या हुआ कि जो माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स थी, मतलब अफगानिस्तान से मुस्लिम्स यहाँ पे माइग्रेट करके आए, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस, हार्डशिप्स वगैरह फेस करने पड़े। बेसिकली उन्होंने अफगानिस्तान में जो मूवमेंट थी वो की एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है आपके पास मोफलेफ रिवॉल्ट के बारे में इसने डिस्कस किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये मूवमेंट का एंड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक रेवोल्यूट मालाबार कोज थी, जो कि लीड कर रही थी वायलेंस को, स्ट्रेंथ्स को हिंदू मुस्लिम रिलेशंस के अंदर। नेक्स्टली डेवलपमेंट इन टर्की। सो अतातुर्क में रिस्ट्रिक्शन की सुल्तान की जो पावर्स आना शुरू हुई, उनकी पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हुई, और फिर उसके बाद इस खिलाफत की एबॉलिशन हुई थी 1924 में। ओवरऑल जो यहाँ पे डिस्कस किया गया वो ये कि ये एक मोबिलाइजिंग फोर्स थी, रिलीजन का जो मोबिलाइजिंग फोर्स यूज़ किया गया, जिसमें ये मूवमेंट शो कर रही है कि इस्लाम एक मोबिलाइजेशन कैपेसिटी रखता है। सेकेंडली क्या बात की गई कि यहाँ पे एक्स्ट्रा
टेरिटोरिज्म को मतलब कि सपोर्ट किया गया, जस्ट लाइक कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरिज्म अटैचमेंट थी। उसके बाद सफरिंग एंड यूनिटी की बात की गई है यहाँ पे। तो जो मूवमेंट थी ये वाली, इसमें मुस्लिम्स जो थे उनको सफ़र करना पड़ा था और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी भी काफ़ी शॉर्ट लिव्ड हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई इम्पैक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी रीएक्टिवेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई दोबारा से उसके बाद, और इसमें जो सेपरेट नेशनहुड का आइडिया था वो ऑर्गेनाइज हो गया। ओवरऑल ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये एक पिवोटल चैप्टर है इंडिया की हिस्ट्री में, इवन पूरे पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ी, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस आना शुरू हुए ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। नेक्स्टली डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया गया है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया 1924 टू 1935। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल है जिसमें डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जो हैं वो कवर किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें इवेंट कवर किया जा रहा है वो है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल मार्च 1927। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लीडर्स थे वो दिल्ली में जाके उन्होंने मतलब एक डिस्कशन की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। इसमें जो की डिमांड थी वो ये था कि मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ है उनको पंजाब बंगाल दे दिया जाए और नॉन ब्रिटिश प्रोविंसेस दे दिए जाए, सेपरेशन हो सिंध के फ्रॉम द बॉम्बे। और उसके अलावा जो था इसमें कहा गया कि जो NWFP है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया जाए और उसे एज ए मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए सेंट्रल लिस्ट्रेट भी बनाया जाए। और ये जो सब चीज़ें थी इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बोर्ड और पॉलिटिकल डिमांड को शेप किया। मतलब कि यहाँ पे मतलब इलेक्शंस की जो बात थी वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। सेकेंडली बात की गई है द नेहरू रिपोर्ट 1928। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट थी, मतलब एक ये बंदा था नेहरू कांग्रेस पार्टी का, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी और उसका पर्पस ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसको बेसिकली उसका एक प्रॉपर एक पैक्ट था जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को प्रॉपरली निगलेक्ट कर दिया था और कहा था कि जी हम लोग सेपरेटली जो इलेक्शंस हैं वो नहीं करवाएंगे। जो पॉलिसी थी वो रिजेक्ट कर दी उन्होंने। उसके अलावा उसमें उसने कहा कि जो मुसलमान हैं उनके पास 1/3 सीट्स होनी चाहिए असेंबली की, और जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं पंजाब की और बंगाल की सिर्फ वही होंगी उनके पास। उसके अलावा ये जो सब चीज़ें थी इन्होंने मतलब मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि मतलब यहाँ पे मुस्लिम्स को हाईलाइट होने की जरूरत से कायदे आज़म ने इसी को भी रिजेक्ट कर दिया था इनकी रिपोर्ट को। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई है जिनास 14 पॉइंट्स 1929 जो हम 14 नकात के तौर पे भी याद करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि जो कायदे आज़म है वो प्रेजेंट कर रहे थे 14 पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने फेडरलिज्म की बात की है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम मतलब उनकी सेपरेट इलेक्शंस के लिए बात की, रिप्रेजेंटेशन की बात की, रजिस्ट्रेट्स में कैबिनेट्स में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई इनके पॉइंट्स के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामिक कल्चर इंस्टीट्यूशन को एक सेफ गार्ड मिलना चाहिए, और सब जो पॉइंट्स हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे मुस्लिम्स की एस्पिरेशंस फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जो उनकी कल्चर प्रिजर्वेशन थी उन सब चीज़ों के लिए। ओवरऑल इसमें यही बात की गई है इन 14 पॉइंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सिमन कमीशन। अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कमीशन थी इसने सॉर्ट किया था कि जो इंडियन ओपिनियंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स पे बेस करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसने कहा था कि जितनी भी पार्टीज हम बेसिकली उन्होंने काफ़ी पार्टीज का बाइकआउट कर दिया था और इस वजह से जो कमीशन रिकमेंडेशन थी फेडरल सिस्टम की उसको अबॉलिशन करना पड़ा, डायक्री की अबॉलिशन हुई। उसके अलावा कुछ पावर्स थी प्रोविंसेस में उनको ख़त्म कर दिया गया, और इसके अलावा जो NWFP थी उसकी गवर्नेंस में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंजेस आने लग गए थे। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 टू 1932। अब यहाँ पे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स है जैसे कि जिन्ना है, शाफी हैं और जौहर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने फेडरलिज्म पर जो था एम्फसाइज किया, माइनॉरिटीज़ के सेफ गार्डिंग पर उन्होंने एक एम्फेसिस किया। उसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब इलेक्शंस पे जो सेपरेट मुस्लिम्स के लिए करवाए जाने थे उस पर फोकस किया गया, और इसमें उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटर की रिप्रेजेंटेशन भी की
की गई। और यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात की कि जो कम्युनल अवार्ड है और पूना पैक्ट है उसको एड्रेस किया कि जो माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है उसको भी करें। और ये सब जो पॉइंट थे इसकी वजह से जो डिविजन और जो डिसोनेंसी इंडियन पॉलिटिक्स में स्पेशली जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग थे वो सारे पॉइंट्स भी हाईलाइट होना शुरू हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और उसके बाद यहाँ पे सितंबर 1992 में आपका पूना पैक्ट हुआ और जो आपकी ये थी द कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ। फर्दर अगर दोबारा से पूना पैक्ट को देखें तो इसमें यही बात की गई है कि किस तरीके से जो कांग्रेस थी उसने एक्सप्रेस किया था रिएक्शन आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर जिसमें इंडियन माइनॉरिटीज आती हैं, स्पेशली लो कास्ट हिंदूज आते हैं। और गांधी ने जिसने कहा था हिजरान करम देता सन ऑफ गॉड्स कहा था। डिसोनेंस इन गांधी में बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उसकी मतलब लाइक उसके जो सन्स ऑफ गॉड थे उसके बारे में एक एग्रीमेंट दिया कि जो लो कास्ट उनको सरेंडर करना चाहिए और उनका मतलब सेपरेट इलेक्शंस का राइट उनको नहीं दिए, बट गांधी ने उनको सेपरेट इलेक्शंस का राइट भी दिलवा दिया। उसके बाद यहाँ पे बात की गई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, नवंबर 1917 दिसंबर टू 24 1932 तक हुआ सारा सिनेरियो। इसमें मेन इशू ये था कि इसमें डिस्कस किया गया था 2 कॉन्फ्रेंसेस को और उनको मतलब के ओवरऑल लाइक उसमें जो थी वो किस तरीके से जो पुअरली अटेंडेड कॉन्फ्रेंसेस उनके बारे में बात की गई। और इसमें कायदाज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज वो उस टाइम में लंदन में थे और गांधी ने भी इसे अटेंड नहीं किया था बिकॉज वो डिटेन नहीं कर रहा था इसको। नेक्स्टली वाइट पेपर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस की बात की गई, गवर्नमेंट एक्ट्स की बात की गई है। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि इसमें लाइक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इशू किया था एक स्मॉल डॉक्यूमेंट वाइट पेपर के नाम से और इसमें उसने इंक्लूड किया था वर्किंग जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस कर रही थी। गवर्नमेंट इंडियन एक्ट आया इसमें उन्होंने प्रूव किया था मतलब 1935 में। एज आई टोल्ड यू इसमें क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की एफर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस के बाद ओवरऑल कुछ फिर कॉमनल इश्यूज आए, प्रेजिस्टेड किया गया, मुस्लिम डिमांड्स आए जो कि इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली और उसके अलावा वैल्यूएड डिमांड फॉर पाकिस्तान के बारे में बात की गई। हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को रिमेन स्ट्रेन रखा गया, सेटलमेंट की गई डिफरेंट किस्म के की इश्यूज की जिसमें एलूसिवनेस लीड और उसके अलावा जिसमें मतलब माइनॉरिटीज़ का था, फेडरलिज्म था, माइनॉरिटी सेफ गार्ड था, सेपरेट इलेक्शंस के बारे में बात की गई। और ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट था इन सबसीक्वेंट एरियाज में, सब जो पार्ट्स हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ बात की गई अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस 19 दिसंबर 1935। अब यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया कि उन्होंने मतलब एक बड़ा ही लाइक वो मुस्लिम्स के लिए बहुत एक अच्छे से लीडर थे और उसके अलावा उनकी इंटेलेक्चुअलिज्म इतना अच्छा था और उसके अलावा उनका अगर हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल एड्रेस देखा जाए तो वो मेनली यही था दिसंबर 1930 का और इंडियन मुस्लिम्स पर उसका एक बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। अब यहाँ पे डिस्कस की गई है उसकी बैकग्राउंड जो हिंदू मुस्लिम्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था कि एक सिग्निफिकेंट इशू बेसिकली यहाँ पे लेके आए थे अल्लामा इकबाल। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री में कहा था और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं वो मतलब इस टाइप के जो लीडर्स थे उनके इंटेलेक्चुअल के अंडर रह के उन्होंने मतलब ये सारे काम किए, जैसे कि इकबाल ने एम्फेसिस किया था सेपरेट आइडेंटिटी पे, डिस्टिंक्ट कल्चर पर, यूनिक राइट्स पर। और 1930 में एक मुस्लिम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग एड्रेस उन्होंने दिया था खुतबा इलाहाबाद और इसमें उन्होंने उन्हें बड़ा बताया था कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं वो सब चीज़ें हिंदुओं से अलग है, मतलब कि हम एक प्रॉपरली एक अलग से आइडेंटिटी रखते हैं। नेक्स्टली अगर डिस्कस करें यहाँ पे उनकी इकबाल के थॉट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को, सो इसे में यही बात की कि इकबाल बेसिकली 1905 से 1908 तक उन्होंने यूरोप में स्टे किया था और उस दौरान उनकी जो थॉट्स थे मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर थी और किस तरीके से इस्लाम की सोसाइटी ने इसमें रोल प्ले किया था। फर्दर यहाँ बात की गई है कि किस तरीके से जो एम्फेसाइज था उनके प्रैक्टिकल एडहेरेंस पे, किस तरीके से उन्होंने टीच किया था इस्लाम की फाइंडिंग्स को।
इस्लाम की टीचिंग्स को किस तरीके से उन्होंने शेप किया था, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया और किस तरीके से उन्होंने इस्लामिक आइडियल्स को लेके आए थे। उनके ओवरऑल जो लेक्चर्स, उनकी जो राइटिंग्स है वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग को मतलब मिरर कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स और उनके एप्लीकेबिलिटी से जो था वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में मैच कर रहा था। अब यहाँ पे फर्दर उनकी बात की गई है उनके एड्रेस के बारे में। तो अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया था वो था रिजेक्शन ऑफ यूरोपियन व्यूज़। इकबाल ने बेसिकली रिजेक्ट किया था यूरोपियन व्यूज़ को और सेपरेट रिलीजन के, और उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो एक सेपरेट रिलीजन, एक सेपरेट स्टेट है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो इस्लाम है वो डिफरेंट किस्म के अपने जो एथिकल ऑर्डर्स हैं, सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये लीगल फ्रेमवर्क, कल्चरल आइडेंटिटी है, उनको इनकम्पस कर रहा है और उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो मुस्लिम्स की लाइफ में, मुस्लिम की ज़िंदगियों में वो देखने को मिलती है। सेकेंडली उन्होंने यहाँ पे बात की थी इस्लाम की इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लाम। अब यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया था इस्लाम के रोल को ऑर्गेनाइज करने में और एम्पावर करने में मुस्लिम्स को। उसके अलावा उन्होंने इसमें ट्रांसफॉर्म किया स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स को इनटू अ कोहेसिव फोर्स। थर्डली बात की गई कम्युनल हार्मनी के बारे में। सो यहाँ पे इकबाल ने कहा कि जो उन्होंने बेसिकली इंटरनल हार्मनी पे एम्फेसाइज किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है उसको रिक्वायर है कि वो एड्रेस करे कम्युनल क्वेश्चंस को, और उसमें उन्होंने कहा कि डाइवर्स पॉपुलेशन को इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और मुस्लिम्स की जो डिज़ायर है ताकि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन रख सकें, उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए उनको। फोर्थली यहाँ बात की गई टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स के बारे में। सो उन्होंने पर्पस किया था कि टेरिटोरियल एडजस्टमेंट और जिसमें कि अमेगुलेशन की जाए, मतलब कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट दी जाए, एक सेपरेट प्रोविंसेस दी जाए, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, NWFP की बात की, सिंध की बात की, बलूचिस्तान की बात की और कहा कि ये एक स्टेट हो जो कि सेल्फ गवर्नमेंट हो और इसमें इंडिपेंडेंस और किसी भी आउटसाइड या इनसाइड ब्रिटिश एम्पायर का कोई भी इसमें इंटरफेरेंस ना हो। लास्टली उन्होंने बात की मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में। जो इसमें इकबाल ने आर्ग्यू किया था कि उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे भी ट्रीट करना चाहिए, मतलब उनको एज अ माइनॉरिटी कंसीडर नहीं करना चाहिए। फर्दर उन्होंने कहा कि उनकी जो राइट्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के डेवलपमेंट के, वो भी उनको मिलना चाहिए, एक इस्लामिक आइडियल के तौर पर उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए और ये सब राइट्स उनको यहाँ पर दिए जाने चाहिए। नेक्स्टली यहाँ बात की गई इसी से रिलेटेड कि इसमें इम्पोर्टेंस और लेगेसी क्या थी। सो यहाँ पे इकबाल ने एड्रेस किया था, एक प्रेजेंटेड बेसिकली उन्होंने एक लॉजिकल और एक फोर्सफुल केस को मुस्लिम कम्युनिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी में उन्होंने प्रेजेंट किया था, और इसका बेसिकली जो ग्राउंड वर्क है उसका कॉन्सेप्ट देता है कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए और जो लेटर इन्फ्लुएंस करके आपका पाकिस्तान बन गया। और ओवरऑल यहाँ पे उन्होंने बात की कि जो एडवोकेशन उन्होंने की थी कि जो मुस्लिम राइट्स, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन या सब्सिक्वेंट राइटिंग्स जो उनकी थी उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्होंने मुस्लिम्स को प्रायोरिटाइज किया, उनके सेल्फ इंटरेस्ट को, उनकी नेशनलिज्म को प्रायोरिटाइज किया कि मुस्लिम्स एक अलग कौम है, उनको मतलब अलग मुल्क मिलना चाहिए, अलग स्टेट होनी चाहिए उनकी, उनके पास उनके रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए, कल्चरल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब हर टाइप का उनके पास उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन उनके पास फ्रीडम अवेलेबल होना चाहिए। ओवरऑल अगर इकबाल की बात कर लें तो इकबाल एक मतलब यहाँ पे जो बेसिकली एक सेमिनल मूवमेंट ये प्रोवाइड की थी इस एड्रेस ने। उसके बाद इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री में एक चेंज आया था, जिस चेंज के बाद जो है आपकी जो नेशन थी उन्होंने एक अपनी स्टेट बनाई, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। और इकबाल को एक विजनरी लीडरशिप या लीडर के तौर पर भी बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लें तो यहाँ पे डिस्कस किया गया चैप्टर नंबर 9 है मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड चौधरी रहमत अली। ओवरऑल अगर इसकी बैकग्राउंड देखें तो रहमत अली जो थे वो होशियारपुर में उनकी पैदाइश हुई थी 1893 में, और यहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन जो थी वो ली इस्लामिया कॉलेज से, और उसके अलावा जो लाहौर में उन्होंने आने से पहले उन्होंने परस्यू किया था अपनी हायर एजुकेशन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। नेक्स्टली ये हुआ कि उन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व थे वो राइट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स में, कि मतलब किस तरीके से मुस्लिम्स जो हैं इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको किस तरीके से राइट मिलना चाहिए, और उनकी जो स्टूडेंट डेज थे उसी में उन्होंने लाहौर के लिए ये जो था ये काम स्टार्ट कर दिया था। आगे फर्दर बात की गई रहमत अली व्यूज, तो इसमें डिस्कस ये किया गया कि
बेसिकली उनका जो बिलीव था कि मुस्लिम जो है वो एक मेजोरिटी एरिया रखते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उनको एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट मिलनी चाहिए। उसके अलावा कुछ उनके इन्फ्लुएंशियल वर्क थे नाउ एंड नेवर का, जो कि पर्पस किया था उन्होंने 1933 जनवरी में, और उसका बेसिकली और उसमें उन्होंने जो था हमारी जो कंट्री थी उसका नाम भी उन्होंने उसमें पर्पस किया था पाकिस्तान। और उसके बाद इसमें एक इकोनॉमी आई कि उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब, अफगानिस्तान, NWFP, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को हाईलाइट किया कि सब जो है ये मुस्लिम की मेजॉरिटी वाली जगह है, तो यहाँ पे मुस्लिम्स को बेसिकली इन ही जगहों से रिगार्डिंग मुस्लिम्स को एक स्टेट बना कर दे देनी चाहिए। नेक्स्टली यहाँ बात की गई कि मुस्लिम मेजॉरिटी में उन्होंने कहा कि जो रहमत अली थे उन्होंने आगे कहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो डिस्टिंक्ट नेशंस हैं, सेपरेट आइडेंटिटी हैं, जो इकबाल साहब ने बात की थी। और फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है उसको सेपरेटली इंडिया से सेपरेट बनाना चाहिए ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे सर्वाइवल कर सके और अपनी जो डोमिनेशन हैं, जो अपनी लाइक जो उनके कल्चर रिचुअल्स हैं उनको वो वहाँ पे प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्टली यहाँ बात की गई एक कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रहमत अली थे उन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया था और उन्होंने जब पाकिस्तान का नाम क्वाइन किया उसके बाद उन्होंने एडवोकेट किया एक सेपरेट होमलैंड के बारे में कि मुस्लिम्स के पास एक सेपरेट होमलैंड हो। और ये जो मूवमेंट थी पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट 1940 में स्टार्ट हुई जिसमें उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी को एम्फेसाइज किया। तो उन्होंने कहा था कि जो बंगाल और हैदराबाद जैसी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई उनको भी उसमें ऐड करना चाहिए मुस्लिम स्टेट में। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसमें आइडिया ऑफ पाकिस्तान आता है और रहमत अली ने बेसिकली इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए। उनका जो एटमॉस्फेयर था वो सूटेबल नहीं था कि वो पाकिस्तान विजिट कर सकते 1948 में। और उसके बाद वो कैम्ब्रिज रिटर्न नहीं चले गए और उसके बाद वहीं पर वो 1951 में पास्ट हुए, मतलब वो वहाँ पे मर गए वहाँ पे जाके। और उसके बाद यहाँ बात की गई उनकी एडवोकेसी फॉर पाकिस्तान एंड प्रिंसिपल्स की। सो उन्होंने इस्लामिक थॉट्स को एक बेसिक नेशनहुड के तौर पे रिप्रेजेंट किया था जिसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है स्टिल अब तक। इसमें उन्होंने लाहौर की जो रेजोल्यूशन थी उसके बारे में बात की, उसको इन्फ्लुएंस दिया जो कि रिलेटेडली आपकी पाकिस्तान रेजोल्यूशन बन चुकी थी, जो कि पहले लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से वो एक शायद क्या करवाई गई थी, पब्लिकेशन करवाई गई थी, बट एट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको जो थे ऑपोजिशन ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से उसको कंसीडर करना शुरू कर दिया था। और बाद में वही जो सब चीज़ें थी वो उन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को लीड अप किया और फिर वो एक सेपरेट मुस्लिम नेशन जो थी वो स्टेट जो था वो मुस्लिम्स के लिए बन चुका था। लास्टली बात कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज टुवर्ड मुस्लिम्स। अब यहाँ पे ये जो पीरियड था इसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का 1937 टू नवंबर 39 तक, इसमें कुछ सिविलियन टॉपिक्स आते हैं, कुछ इवेंट्स आते हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया था इंडिया में और पर्टिकुलरली ये कंसर्न करते हैं कुछ पॉलिसीज को टुवर्ड द मुस्लिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया था इलेक्शंस के बारे में। सो इलेक्शंस बेसिकली हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 का, उसमें इसको डिस्कस किया गया है। उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था एक प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में जहाँ पे फ्रेंचाइजेज और सेपरेट जो इलेक्शंस है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मतलब इनकी रिजेक्शन दे दी गई थी। अब यहाँ पे सेकेंडली क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक प्रोजेक्ट किया था कि वो रिप्रेजेंट करेंगे सारे रिलीजन्स को, सारे फैक्शंस को, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इस बात को कंसीडर नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग खुद से अपनी मुस्लिम सीट्स को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग ने एक बेसिकली परफॉर्म किया था, उन्होंने कहा कि मुझे हमने इलेक्शंस अलग ही करवाने हैं। तो उनके इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो इश्यूज आए, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आए, अपोजिशन के साथ, लोकल मुस्लिम ग्रुप के साथ इश्यूज आए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो जो थे वो फेस करने पड़े मुस्लिम्स को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइक जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ 21% जो थी मुस्लिम सीट्स उनको मिली थी, उन्होंने मेजॉरिटी में विन नहीं किया था, मतलब उन्होंने बंगाल में, पंजाब में, NWFP सिंध में उन्होंने विन नहीं किया था बिकॉज जो लोकेलिटी थी मुस्लिम्स की वो उनके साथ नहीं उस टाइम पे स्टैंड अप कर रही थी।
नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बारे में। सो अब यहाँ क्या होता है कि जो कांग्रेस है उसने गवर्नमेंट बनाई थी 6 प्रोविंसेस की 1937 जुलाई में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी के प्रोविंसेस हैं उनको उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में ऐड नहीं किया था, उन्होंने उसे एज एन गवर्नमेंट के तौर पे कंसीडर नहीं किया था। अब NWFP जो थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी जो कि खुद ही खिदमत करने और कांग्रेस ने मिलकर बनाई थी, ये भी एक पार्टी का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे जो कांग्रेस थी उन्होंने कंडीशन सेट की थी जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग को यूपी में, और फर्दरली उन्होंने कहा कि जो इसका अटैम्प्ट है अंडरमाइन करने का मुस्लिम लीग एग्जिस्टेंस हो उसके बारे में डिस्कस किया गया। मैं इसके साथ साथ नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी, सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस फर्दर मिलती रहें। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया कांग्रेस पॉलिसीज़ के बारे में। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था पॉलिसीज़ को डिफरेंट किस्म की, जैसे कि उसने उन्होंने मार्जिनलाइज किया था मुस्लिम्स और अदर मुस्लिम्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेसेस को। उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया हिंदू कल्चर्स को, और उसके अलावा इसमें कुछ गाइस किया था उन्होंने इंडियन कल्चर को लेके। उसके अलावा जो था आपके हिंदू सेंट्रिक पॉलिसीज़ के बारे में बात की, एजुकेशन की, कल्चर की, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया, सर्विसेज के बारे में, जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट बात ये यहाँ पे मुस्लिम रिस्पॉन्स के बारे में। सो मुस्लिम रिस्पॉन्स बेसिकली यहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो उन्हें क्लोजली मॉनिटर किया था जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग। सो इसमें कुछ इश्यूज आते हैं जैसे कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज आना शुरू हो गए थे, कल्चर इम्पोजिशन के इश्यूज आना शुरू हो गए थे। डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग कि जिसमें आप लोगों में डिफरेंसेस लेके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और उनकी जो मतलब रीजनल आइडेंटिटी है या उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके रिगार्डिंग आप थोड़े से जो डिफरेंसेस लेके आते हो। डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई जैसे कि पीरपुर रिपोर्ट, सजीफ रिपोर्ट, फजलुल हक रिपोर्ट, जिन्होंने हाईलाइट किया था इन सब इनजस्टिसेस को, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को, जो कि कांग्रेस अपने मतलब के रूल में ही सब चीज़ें जो वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की कि इन्होंने पीरपुर रिपोर्ट का बताया कि इसमें इन्होंने पॉइंट किया था 8 मेंबर्स कमेटी को अंडर द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ राजा सैयद मोहम्मद मेहदी और पीरपुर। और नेक्स्टली उन्होंने शीफ रिपोर्ट की बात की एज ए टोल्ड यू। तो इसमें भी इन्होंने यही बात की कि मुस्लिम्स को इनजस्टिसली मतलब उनको प्रॉपरली राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। फजलुल हक रिपोर्ट में भी यही बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि जो मुस्लिम लीग है वो मोबिलाइज कर रही है मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, और इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस की पॉलिसीज़ को। और उन्होंने इसमें कहा था कि मुस्लिम्स को एक यूनिटी की एक मतलब मुस्लिम को एक बैनर के नीचे मतलब एक मतलब मरकज़ के साथ एक मुस्लिम यूनिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है मुस्लिम लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 और उसका जो आफ्टर मैथ है उसके बारे में डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे एक आउटब्रेक आती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो कि एक रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के साथ लीडअप कर रही है। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मिनिस्ट्रीज थी नवंबर जो कांग्रेस की, उन्होंने 1939 नवंबर में उन्होंने रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मुस्लिम ने सेलिब्रेट किया था अपना डे ऑफ डिलीवरेंस को 22 दिसंबर 1939 को, और ये एक एंड था कांग्रेस के रूल के, जिसको एक मार्किंग शिफ्ट के तौर पे भी याद किया जाता है। ओवरऑल जो था यहाँ पे मुस्लिम लीग ने एक रिफाइन किया था अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो अपने वीकनेसेस थी ऑर्गेनाइजेशन की उनको एड्रेस किया, और मुस्लिम्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को लेके उनको इन्फ्लुएंस किया ताकि जो मुस्लिम्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करें। और ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो पीरियड है कांग्रेस में, ये जो इसको मार्क किया जाता है कि इसमें कांग्रेस मिनिस्ट्री की विटनेसेस और उनकी टेंशंस जो थी बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम्स उसके बारे में डिस्कस किया गया। इस तरीके से कांग्रेस अपने फ़ायदे के लिए मुस्लिम्स को यूज़ कर रही थी और उनके जो राइट्स थे उनको सप्रेस कर रही थी। और यहाँ पे मोबिलाइजेशन को लीडअप किया गया, एक्टिविज़म को लीडअप किया गया मुस्लिम्स में, और उसके अलावा रीडिफाइन किया गया उनके पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को, जिसकी वजह से एक फर्दर डेवलपमेंट सेट हुआ और जो कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है स्टिल अभी।